प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 6 में अपना जो विषय गणित है उसमें हमें नियमित रूप से चैप्टर 30 का जो इकाई नंबर 3 चल रही है, अध्याय नंबर 3, उसमें हमें कुछ गुणनखंड, गुणज, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद अपने पास अगला बिंदु ये विभाज्यता का है, जिसमें हमने विभाज्यता के बारे में 2 और 3 का नियम तो बता दिया था। 2 और 3 का नियम तो आपको पहले बताया जा चुका है पहले वाले चैप्टर में। और उसके बाद आज हम 2 और 3 के बाद जो आने चैप्टर अपना उसमें आने जो नियम है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे 4 की विभाज्य का नियम। अब 4 की भाज्यता का जो नियम है कि 4 का भाग किस संख्या में जाएगा, उसके लिए हमें पता है 4 का भाग उन संख्याओं में जाएगा जिसमें इकाई का अंक अपने पास 4 हो और 4 के अलावा इकाई का अंक 4 हो और 4 के अलावा वो संख्या 2 से विभाजित भी हो। वैसे आप गुणनखंड करते समय 4 का भाग करने की हमें आवश्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि 4 के भाग वाली संख्या में हमें 2 से भाजित कर देते हैं। तो 4 की भाज्यता का नियम चला जाता है कि उस संख्या में 2 का 5 का गुणनखंड हो, वो संख्या 2 का 5 का या 6 का जो गुणनखंड होता है उसमें 4 का भाग पूरा हो जाता है। 4 के बाद 5 से भाज्य संख्याएं, यानी 5 का भाग किन संख्याओं में जाता है। इसके लिए अपने पास सीधा साधा नियम है कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 और 5 होता है उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। तो 5 से भाज्य संख्या है जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 व 0 हो, वे सारी संख्याएं 5 से भाज्य होगी। यानी जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 और 5 हो तो उसमें इकाई का अंक 0 है, उसमें 2 का भाग भी जाता है, इसके साथ साथ 5 का भाग भी जाएगा। तो 5 की भाज्यता का नियम है जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 और 0 आते हैं वो सारी की सारी संख्याएं 5 से विभाज्य होगी। यानी इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो तो वे सारी की सारी संख्याएं 5 से विभाज्य होगी। 5 के बाद 6 से भाज्य का नियम, 6 से भाज्य वे संख्याएं जो जो 2 और 3 दोनों के गुणनखंड हो
वे संख्याएं जो 2 व 3 दोनों के गुणनखंड हो सबसे भाज्य होगी। यानी दो संख्याएं 2 और 3 से भाज्य होती है या 2 या 3 का गुणनखंड वाली संख्याएं हैं, वे संख्याएं इन सबसे विभाज्य होगी। तो यह अपने पास 6 की भाज्यता का नियम है और 4 की भाज्यता का नियम तो जो 4 से विभाजित ऐसी संख्या 200 पर कोई 4 अंकों की संख्या 4 से विभाज्य होगी ऐसी संख्या है। यानी अधिक 3 या अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि इसके अंतिम 2 अंक इकाई और घात के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। इस नियम की जांच 10 और उदाहरण से लेकर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 7 की भाज्यता का जो नियम है, 7 की भाज्यता का मेरे पास कोई नियम नहीं है क्योंकि 7 से भाज्य वे संख्या होती है जो अभाज्य संख्या है। केवल अभाज्य संख्याएं 7 से भाज्य होती है और 7 के बाद अपने पास अगला नियम है वो 9 से भाज्य संख्या का है। 9 से भाज्य संख्याएं 9 से भाज्य संख्याएं और 9 से भाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड 6 है 3 के गुणनखंड हो। यानी वे संख्याएं जो 3 और 6 के गुणनखंड होती है वो संख्याएं 9 से भी पूरी विभाज्य होती है क्योंकि 9 है, 9 के जो गुणनखंड है 3 × 3 होते हैं और 3 से भाज्य सारी संख्या 9 से भाज्य होगी। इसके साथ साथ 6 के गुणनखंड में भी 2 × 3 होते हैं तो 6 से जो भाज्य संख्या है वे संख्या भी 9 से भाज्य होगी क्योंकि 6 के गुणनखंड में भी 3 है और 9 के गुणनखंड में 3 है। तो इनसे जो इनके गुणनखंड वाली जो संख्या है वे सारी संख्याएं इससे 9 से विभाज्य होगी। 9 के बाद अगला बिंदु है 10 से भाज्य। 10 से भाज्य संख्याएं वो है जिनमें इकाई का अंक शून्य हो। यानी वे सारी संख्याएं 10 से भाज्य होगी जिनमें इकाई का अंक केवल 0 है। वे सारी की सारी संख्याएं 10 से भाज्य होगी। फिर 11 से भाज्य, इस नियम को ध्यान से रखना है। यदि किसी संख्या के इकाई की तरफ से
विषम स्थानों को अलग अलग जोड़ा है उसके बाद समस्थानों वाले पदार्थ विषम स्थानों वाले दोनों संख्याओं का अंतर शून्य हो या 11 हो या 11 के गुणज हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। ये इसका 11 की बाध्यता का नियम है और आपको अच्छी तरह याद है। यदि जो संख्या है उसमें हम इकाई की तरफ से समस्थानों का योग और विषमस्थानों का योग कर लेंगे और फिर दोनों की संख्याओं का अंतर करेंगे। अगर अंतर में शून्य आ जाए तो 11 से भाज्य होगी, या अंतर 11 आता है तो 11 से भाज्य होगी, या 11 का कोई भूल जाता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये विभाज्यता के नियम है और इन नियमों का पालन करते हुए हमें पर्याप्त गिनती जो सवाल है वो हल करने हैं। तो इनको आपको हल करना है। ये विभाज्यता का जो नियम है से सवाल है। पहला सवाल है विभाज्य की जांच करके नियम का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या 2 से भाज्य, 3 से भाज्य, 4 से भाज्य, 5 से भाज्य, 6 से भाज्य, 8 से भाज्य, 9 से भाज्य, 10 से विभाज्य या 11 से विभाज्य। हाँ या नहीं कहिए। तो इसमें देखो पहले सबसे पहले एक संख्या लिखिए। मैं एक की संख्या के आधार पर बताता हूँ। 128 लिखिए और इसमें हमें बताना है कि ये 2 से भाज्य है या 3 से भाज्य है या 4 से भाज्य है या 5 से भाज्य है या 1 6 से भाज्य है या 7 से भाज्य है या 8 से भाज्य है या 9 से भाज्य है या उसके बाद 6 7 8 9 7 नहीं लिखा है 8 9 और 11 लिखा है कि इन्हीं संख्याओं से भाज्य है या नहीं। इसका एक इसमें हाँ या ना का उत्तर देना है। तो इन संख्याओं को हमें देखना है। सबसे पहले 2 के लिए इकाई का देखा 8, तो इसमें हमें हाँ लिखा क्योंकि जिस संख्या में इकाई का अंश 2 होता है वो संख्या इकाई का 0 2 4 6 8 वाली सारी संख्याएं उनमें 2 से विभाज्य होती हैं। तो इसमें इकाई का 8 है, इस
संख्या 2 से विभाजित, 2 के बाद 3 के लिए हमें इन अंकों का योग करते हैं, 1 + 2 + 8, ये हो गए 11 अंकों का योग 11 है, जो कि 11 का 3 का गुणज नहीं है। तो 3 का गुणज नहीं होने के कारण ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है, नहीं, क्योंकि 3 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद हमें नियम संख्या 4 के लिए नियम देखते हैं। अगर अंतिम के 2 अंक जो है उसमें अगर 4 का पूरा भाग जाता है तो संख्या 4 से विभाज्य होती है। हमारे पास नियम था कि अगर किसी संख्या के इकाई की तरफ से जो अंतिम 2 अंक है, इकाई और दायिका, उन 2 अंकों में अगर उस संख्या का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में उसका पूरा भाग जाएगा। तब हमें इसमें 4 का पूरा भाग जाता है, इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तब हम इसको हाँ कह सकते हैं। 4 के बाद अपने पास 5 आता है, और 5 के लिए अपने पास नियम था कि किसी संख्या का इकाई का अंक है 0 और 5 होने पर उस संख्या में 5 का पूरा भाग जाएगा। तो हम देखते हैं हमारे पास जो संख्या है उसमें इकाई का अंक जो है वो 8 है, और इकाई का 8 होने के कारण ये 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 5 से विभाज्य होने के लिए संख्या का इकाई का जो अंक है वो हमें 5 या 0 होना चाहिए, इसलिए इसमें हम लिखेंगे नहीं। इसी तरह अपने पास 6 आ गया, और 6 का भाग जाने के लिए वो संख्या 2 और 3 दोनों का गुणज होनी चाहिए। ये जो संख्या है 128, ये 2 का तो गुणज है, लेकिन अभी हमने देखा था कि इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। जब 3 का भाग नहीं जा रहा है तो हम कहेंगे इस संख्या में 3 का कोई गुणज नहीं है, गुणनखंड नहीं है, और जब 3 का गुणनखंड नहीं है तो इस संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ भी हम नहीं लिखेंगे, नहीं। उसके बाद 8 आ जाता है, और 8 का भाग की विभाज्यता का जो नियम है वो आपने ये पढ़ा था कि 8 का भाग जाने के लिए 4 या उससे अधिक अंकों की कोई भी संख्या 8 से विभाज्य है, यदि उसकी अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, यानी अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या है वो अगर 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाज्य होगी, अन्यथा 8 से विभाजित नहीं होगी। तो ये 3 अंकों की जो संख्या है उसमें 3 ही अंतिम अंक है, 1, 2, 8, और ये लग रहा है कि 8 से 3 अंतिम अंक जो है 8 से विभाज्य है। तब हम कहेंगे ये संख्या 8 से विभाज्य है, इसलिए हम इस कॉलम में हाँ लिखेंगे। अब इसके बाद 9 आता है, और 9 के लिए 6 और 3 का गुणनखंड होना चाहिए था, तो इसमें 6 और 3 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 6 और 3 दोनों में हमने नहीं लिखा है, इसलिए 9 से भी विभाज्य नहीं है, हम इसमें भी नहीं। 9 के बाद अपने पास 11 अंक आ गया है, और 11 के अंक के लिए हमें देखते हैं इसके इकाई की तरफ से 8 + 2 बराबर 1 है, 8, 2, 10,
नहीं बताता है। इसके समस्थानों और विषम स्थानों का जो गुणनफल है, अंतर जो है वो 11 का गुणज नहीं है, इसलिए हमें इसमें कहेंगे ये 11 से विभाजित नहीं है और इस कॉलम में भी हम नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार जाकर इस टेबल की आपको पूर्ति करनी है और इसके बाद नीचे दी गई संख्या में विभाज्यता की जांच भी आपको करनी है और उसके बाद आगे अपने पास सारे गुणनखंड और सारे जो बन जाएंगे उस अभ्यास में हम कल के कार्यक्रम में पढ़ेंगे। इसका आज जो चैप्टर है इन पर 3 इसको आपको पूर्ण करना है। विभाज्यता के जो नियम बुक में दिए गए हैं उनको दोबारा अच्छी प्रकार पढ़ सकते हो और फिर होमवर्क करना है, नोटबुक में इसको नोट करना है और प्रश्नावली नोटबुक में करनी भी है।